बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बायोलॉजी की एफएससी की जो फर्स्ट ईयर की बुक है और ख़ास तौर पे जो न्यू बुक है उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पहले चैप्टर का जो टाइटल है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी का लफ्ज़, डाइवर्सिटी कहते हैं किसी भी चीज़ की वैरायटी को, बायो कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो अगर हमारे पास किसी एक ख़ास जगह पे हम ये चेक कर रहे हैं वहाँ किस किस्म के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो ये हम देख रहे हैं कि वहाँ किस किस्म की बायोडाइवर्सिटी है। यानी एक ख़ास तौर पर जैसे मेरा ये रूम है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट हैं, मैं हूँ, छोटे छोटे आप कह सकते हैं बहुत सारे और भी ऑर्गेनिज्म हैं। तो उन सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना ये शो करेगा कि हम इस रूम की बायोडाइवर्सिटी को स्टडी कर रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी है क्या? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज कहाँ? इन डिफाइंड एरिया ऑफ अर्थ, जमीन के खास टुकड़ा, उसमें जितनी ज्यादा ऑर्गेनिज्म की वैरायटी होगी उसके बारे में कहा जाएगा वो जमीन का टुकड़ा उतनी ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रखता है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का लफ्ज़ी मतलब है ग्रुप बनाना। अच्छा, जब भी ग्रुपिंग की जाती है उसकी कोई ना कोई बुनियाद होती है। जैसे हम एक कॉलेज की ग्रुपिंग कर ले, बॉयज़ कैंपस, गर्ल्स कैंपस, तो हमने यहाँ जेंडर की बुनियाद पे ग्रुपिंग की है। तो उसमें क्या होता है कि सिमिलर करेक्टरिस्टिक रखने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, और अगर किसी मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस आना शुरू हों तो उनके ग्रुप अलग-अलग कर दिए जाते हैं। तो यही बात लिखी गई है कि दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ऑर्गेनाइज करना ग्रुप्स की शक्ल में। और आमतौर पे ग्रुपिंग किस बुनियाद पे होती है? सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। एक जैसे करेक्टरिस्टिक रखने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको एक ग्रुप दे दिया जाता है, जिनकी करेक्टरिस्टिक मुख्तलिफ होगी उनको फिर दूसरा ग्रुप दिया जाएगा। अच्छा, क्लासिफिकेशन की क्यों जाती है? ताकि लिए हम हमारे लिए हर चीज को स्टडी करना आसान हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हमारी एक तकरीबन तकरीबन 1.25 लाख बुक्स एक जगह पड़ी हुई हैं, और उन 1.25 लाख बुक में से आपको ये कहा जाए कि बायो की फलां बुक उठाकर लेकर आओ, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उसका फलां टॉपिक है, उस पर जो लिखी गई बुक्स हैं वो उठाकर लेकर आओ। अब 1.5 लाख बुक्स में से उन एक खास किस्म की बुक को तलाश करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है 5 दिन लग जाए, हो सकता है हफ्ता लग जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए, तो बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन अगर उन सारी की सारी बुक्स को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके लाइब्रेरी में जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन होती है, तरतीब से रखा जाता है, अगर हम अलमारियों में रख दें और फिर अलमारियों के ऊपर मेंशन कर दें ये केमिस्ट्री की है, ये बायोलॉजी की है, मैथ की है, इस्लामियात की, तर्जुमतुल कुरान की, उर्दू की, इंग्लिश की, ये सारे नाम मेंशन हो, ठीक है। तो अगर अब आपको कहा जाए कि अब ये 1.5 लाख बुक्स हैं, इनमें से आपने बायो की फलां बुक को ढूंढना है, तो आपके लिए ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। विद इन आप कह सकते हैं मिनट्स आप उस बुक को तलाश कर लोगे, उससे जो अफादा हासिल करना है, जो फ़ायदा हासिल करना है, वो फ़ौरन ही हासिल कर ले। तो हमारे पास किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना, फिर हमारे जो उसको स्टडी करना, उस पर रिसर्च करना हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो यही वजह है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है फ़ौरन ही हम उसके ख़ास किस्म का ग्रुप दे देते हैं, ताकि जब कोई दूसरा शख्स उसको स्टडी करने की कोशिश करे तो उसको ढूंढना मुश्किल ना हो कि फ़लाँ ऑर्गेनिज्म कहाँ रखा है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो हेल्प द साइंटिस्ट, तो क्लासिफिकेशन का फायदा क्या होगा कि साइंटिस्ट की हेल्प हो जाएगी टू आइडेंटिफाई, कि जल्दी सी चीज तलाश किया जा सकेगा, फिर उसको आसानी से स्टडी भी कर सकते हैं, और फिर उसके मुतालिक जो भी हमने समझना है वो हम समझ सकते हैं। अच्छा, आमतौर पे जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो क्लासिफिकेशन में मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं उन ताल्लुकात की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन की जा रही होती हैं। इसकी क्या मतलब है? जब हम क्लासिफिकेशन के मेथड को डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगा, खास तौर पे जो अगला टॉपिक होगा उसके शुरू में ही हम ये बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी को अगर हम सिंपल बड़े आसान लफ्जों में डिफाइन करें तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का शजरे नसब है, कि एक ऑर्गेनिज्म दुनिया में किस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन के थ्रू आया है, ठीक है। जैसे साइंस कहती है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक कॉमन ऑर्गेनिज्म से निकले, ठीक है। बाद में
इसके आने वाले ऑर्गेनिज्म में से कुछ मॉडिफाई हो गए, उन्होंने बी बना लिया, कुछ मॉडिफाई होके उन्होंने सी बना लिया, कुछ अनमॉडिफाइड रहे कि उनमें तब्दीली वो ए ही बन गए। तो पहले एक वैरायटी थी, अब 3 वैरायटी आ गई। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए, अब अगली जनरेशन में कितनी वैरायटीज बनेंगी इसका तो अंदाजा नहीं होता। बहरहाल एक वैरायटी से कुछ चेंज होके बी बन गए, ए वैरायटी से कुछ उनके आने वाले मेंबर ए की तरह ही रहे, कुछ सी में कन्वर्ट हो, इसी तरह सी के कुछ मेंबर सी ही रहे, लेकिन कुछ मेंबर, ठीक है, आने वाली जनरेशन में मॉडिफाई होके डी बन गए, ई बन गए। ठीक है, इसी तरह कोई हो सकता है एफ बन गए, कोई हो सकता है जी बन गए, ऐसे कोई बी ही रहे। ठीक है, इसी तरह हो सकता है ए की जनरेशन में भी कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हो, तो इसी तरह ए से आप कह सकते हैं एच बन गए, आई बन गए। तो इस तरह हमारे पास जो जो अगली जनरेशन आती गई, तो अगली जनरेशन में दोनों पॉसिबिलिटी थी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो मॉडिफाई हो गए और उन्होंने एक नई कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म बना दिए, कुछ अनमॉडिफाई रहे, वो पुरानी कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म ही रहे। तो इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म की वैरायटी बढ़ती रही। ये इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म की बायोडाइवर्सिटी बढ़ती रही। ठीक हो गया, यानी शुरू में चंद वैरायटीज थी, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो टाइम आगे बढ़ा वैरायटीज की तादाद बढ़ना शुरू हुई। ठीक है, अब अगर हम एच के बारे में जानना चाहते हैं कि एच दुनिया में कैसे आया, तो एच ए से निकला है। लेकिन अगर हम डी के बारे में जानना चाहें तो ए से सी बना, सी से डी बना। ठीक है, तो ये डी का शजरे नसब है। डी जैसे हम शजरे नसब में क्या मेंशन करते हैं कि मेरा वालिद कौन, उनका वालिद कौन, उनका वालिद कौन, फिर ऐसे करते करते हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक शजरे नसब अगर किसी का मुकम्मल हो तो पहुंचाया जा सकता है। यानी हमारा जो जद्द अमजद है सारी इंसानियत का, उसके बारे में हमारा जो अकीदा है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। ठीक है, तो इसी तरह दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, साइंटिस्ट का मानना यह है, जो एवोल्यूशन की थ्योरी पे बिलीव करते हैं, उनका कहना यह है कि दुनिया में इस वक्त जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका हर एक का शजरे नसब है, और वो शजरे नसब एक ऑर्गेनिज्म के साथ जाके मिलता है। ठीक है, तो बहरहाल ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो मुख्तलिफ किस्म के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है कि उनकी एवोल्यूशन कैसे हो रही है, तो इस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करना ये फाइलोजेनी कहलाएगा। ठीक है, और वो डायग्राम जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के शजरे नसब को शो करती है, वो फाइलोजेनेटिक या एवोल्यूशनरी ट्री कहलाएंगे, क्योंकि ये दरख्त की तरह ही हमें नजर आता है। ठीक है, दरख्त में ये होता है ना, पहले स्टेम होता है, फिर उससे शाखें निकलती हैं, फिर उससे मजीद शाखें निकलती हैं, फिर कोंपलें निकलती हैं, फिर पत्ते निकलते हैं। तो इसी तरह आप कह सकते हैं कि एक दरख्त की तरह की ये शेप बन जाएगी। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का शजरे नसब कि वो दुनिया में कैसे आया, इसको फाइलेटिक लिनिएज कहा जाता है। फाइलेटिक लिनिएज। अब बेटा ये 3 टर्म्स हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन को स्टडी करना कि उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, वो फाइलोजेनी कहलाएगी। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का शजरे नसब, पूरी हिस्ट्री को बयान करना, ये दुनिया में कैसा है, उसको फाइलेटिक लिनिएज कहा जाएगा। और वो डायग्राम जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के फाइलेटिक लिनिएज या फाइलोजेनी के बारे में डिस्कस कर रही होती है, उसको फाइलोजेनेटिक या एवोल्यूशनरी ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो बहरहाल हमारे पास जब भी हम क्लासिफिकेशंस कर रहे होते हैं तो क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, उनमें से एक चीज़ एवोल्यूशन भी देखी जा रही होती है। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद मुख्तलिफ सिस्टम बने, जैसे 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया, फिर 5 किंगडम, अब इससे भी ज़्यादा आ गए। ठीक है, और लेकिन जो मशहूर सबसे ज़्यादा है वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक साइंटिस्ट है, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है, उसका नाम है रॉबर्ट वाइटेकर इन 1960। इकोलॉजिस्ट वो और लोग होते हैं जो इकोलॉजी को डील करते हैं। इकोलॉजी क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, कि अपने इन्वायरमेंट के साथ उसका क्या ताल्लुक है। अच्छा, इन्वायरमेंट में दोनों चीजें आती हैं, बायोटिक फैक्टर भी आ जाते हैं और एबायोटिक फैक्टर भी आ जाते हैं। यानी एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या ताल्लुक है, और एक ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक नॉन लिविंग चीजों के साथ क्या ताल्लुक, पानी के साथ क्या ताल्लुक है, हवा के साथ क्या ताल्लुक है, सॉइल के साथ क्या ताल्लुक है। तो इकोलॉजी को स्टडी करने वाले इकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। रॉबर्ट विटेकर ने 1969 के अंदर जितने भी उसको अवेलेबल ऑर्गेनिज्म उस वक्त थे उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया। किंगडम मुनैरा,
ये सारा प्रोकैरियोट्स का किंगडम था। किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारा यूकैरियोट का किंगडम था। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो सबसे बड़ा फर्क है, जिसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट ना हो वो प्रोकैरियोट कहलाता है, और जिसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो वो यूकैरियोट कहलाते हैं। जिनके सेल्स में न्यूक्लियस प्रोमिनेंट ना हो वो प्रोकैरियोट कहलाते हैं, और जिनके सेल में न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो वो यूकैरियोट कहलाते हैं। तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मशहूर तो हुआ क्योंकि इसने बड़े अच्छे अंदाज में क्लासिफिकेशन की, लेकिन जब रिसर्च आगे बढ़ती है तो रिसर्च आगे बढ़ने पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में जब रिसर्च आगे बढ़ती है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, तो उन्हीं चीज़ों में बहुत सारे फ्लॉज नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब मोबाइल नया नया बना, वो इतना बड़ा मोबाइल होता था, बटनों वाला होता था, ठीक है, उसके अंदर कोई मेमोरी वाला सिस्टम भी इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन शुरू के लोग उसको भी पसंद करते थे। लेकिन आज वही मोबाइल किसी शख्स के पास हो तो हम कहेंगे यार ये टेक्नोलॉजी से कोसों दूर है, ठीक है। तो इसी तरह होता है कि जब शुरू में कोई चीज़ बनती है, शुरू में बड़ी अच्छी लगती है, उसकी ज़्यादा खूबी नज़र आती हैं, उसमें खामियां कम नज़र आती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ सम टाइम जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो फिर उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता खामियां ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और साइंटिस्ट उससे मज़ीद बेहतर की तलाश में निकल जाते हैं। तो इसी तरह हुआ कि जब फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया गया तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्लासिफिकेशन थी, लेकिन कुछ अरसे बाद 1990 के अंदर कुछ ऐसी मालिक्यूलर रिसर्च की बुनियाद पे, जेनेटिक रिसर्च की बुनियाद पे, जिसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो इस सिस्टम में कुछ फ्लॉज नज़र आना शुरू हुए। उन फ्लॉज को दूर करने के लिए एक नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मुतारिफ कराया गया। उस सिस्टम का नाम था 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।